नमस्कार सभी लोगों को। कुछ फेमिलियर नाम दिख रहे हैं, कुछ अनफेमिलियर नाम है। मेरा नाम है शांति शांग्रेला और मैं बैंगलोर की ए मेंबर हूँ। मेरा होम ग्रुप यहाँ पे जॉय ऑफ लिविंग है। मैं अपने स्पॉन्सर के साथ काम करती हूँ, हालांकि वो बीमार चल रहे हैं, लेकिन स्पॉन्सर की गाइडेंस बहुत जरूरी है मेरी रिकवरी में। आ, साथ ही साथ मैं ड्यूअल फेलोशिप पर हूँ। मैं एक और फेलोशिप को बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स एंड डिसफंक्शनल फैमिलीज, और वो भी एक 12 कदमों का प्रोग्राम है। इन दोनों 12 कदमों के प्रोग्राम के थ्रू भगवान की दया से आज मैं ना सिर्फ अल्कोहल से सोबर हूँ, बट इमोशनली भी एक सोबर लाइफ जीने की कोशिश कर रही हूँ। आज से बहुत साल पहले जो एए के फाउंडर थे, बिल डब्ल्यू, सब जानते हैं, बिल विल्सन, उन्होंने एक लेटर लिखा था अबाउट इमोशनल सोब्राइटी और कहा था कि ये उनका नेक्स्ट फ्रंटियर है, क्योंकि वो अल्कोहल से सोबर रहते हुए भी उन्हें और इतना अपने ऊपर काम करने के बावजूद भी उन्हें काफी और उनकी जो मनोदिशा थी वो काफी विचलित रहती थी, डिप्रेशन से खासकर। और वो कहते थे कि इससे आगे निकलने का जो रास्ता है, टोटली हैप्पी जॉयस एंड फ्री, उनका कहना था कि ये इमोशनल सोब्राइटी जो है वो नेक्स्ट फ्रंटियर है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मैं अब आई एम 54 ईयर्स नाउ और मैं 11 साल से फेलोशिप में हूँ। 11 साल से भगवान की दया से सोबर हूँ। मेरा जन्म जब हुआ था तो मेरे घर में काफी अराजकता थी। मेरे पिताजी उस वक्त अल्कोहलिक फुल ब्लोन नहीं थे, बट ही वॉज ऑन हिज वे देयर टू बिकमिंग एन अल्कोहलिक। और कुछ ही सालों के अंदर अंदर उनका अल्कोहलिज्म पीक पे चढ़ना शुरू हो गया। मैं तकरीबन 3 साल की थी जब उन्होंने मुझे पहली बार अपने बियर के ग्लास से बियर की सिप दी थी। और वही समय था जब मेरी फेमिलराइजेशन विद अल्कोहल शुरू हुई, कि उनको जब शाम को पेग बनाना होता था तो छोटी बच्ची जो थी मैं भाग भाग के उनका पेग बना के लाती थी, और छोटे हाथों से पानी ज्यादा गिर जाता था तो पापा कहते थे वेस्ट नहीं करना, सिप ले ले। तो वही सिप लेते लेते वो कब पूरी बोतल बन गई। ये जर्नी एक रही। 6-7 साल की थी जब मैंने अपने फादर का बहुत भयंकर रूप देखना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ मम्मी में भी बहुत चेंज आया। एक बहुत ही खुश मिजाज लेडी से, जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत अच्छी पार्टीज होस्ट करती थी, बहुत ही खूबसूरत महिला थी, वो वहां से हुई निमा कुर्ते कुर्ते एक शराबी के साथ जीते जीते कब वो एक कोडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गई, मुझे इस बात का पता नहीं। मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं तकरीबन 22 साल की थी। बहुत बुरे हालातों में उनकी डेथ हुई। हालात, शायद मौत तो उनके लिए छुटकारा थी, लेकिन हमारे लिए वो, मेरे लिए वो, खासकर वो जो एक्सपीरियंस था उनकी डेथ का, बहुत ही भयंकर रहा। और वहां से आगे चल के मैंने ये सोचा था कि भाई मैं तो अपनी जिंदगी में कभी अल्कोहलिक बनने वाली नहीं हूँ, और मैं एकदम सही रास्ते पे चलूंगी। आई विल ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन। और जब मैंने काम शुरू किया तो एक आरोगेंस सी आ गई कि मैं अपना कमाती हूँ, अपने कमाई की पीती हूँ, इससे किसी और को क्या। और सैटरडेज को पीना शुरू किया। सैटरडे से कब वो सैटरडे संडे, फिर मिडिल ऑफ द वीक अच्छा थक गई हूँ तो चलो थोड़ा सा एक पैग आज ले लेते हैं। और वो फिर लत बन गई, जिसकी कहानी शायद सभी लोगों को पता होगी कि किस तरह से एक पैग, एक घूंट लेके पूरी बोतल, पूरा जीवन ले लेता है। मैं 36-37 की थी जब मुझे पहली बार और मेरे दफ्तर में नमस्ते जी बोली गई। मुझे पिंक स्लिप किया गया क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। मार्केट्स भी बहुत उस वक्त डाउन हो चुके थे। और उसके बाद मैंने दूसरी जॉब्स करी हैं। फाइनली 2011 में, जब मैं अराउंड 41 ईयर्स की थी, तब मुझे मेरी बहन मिलने आई मेरे घर। मैं बॉम्बे में रहती थी उस वक्त, और वो अपनी 1.5 महीने की नातिन को लेके आई थी। जब उन्होंने वो छोटी सी बच्ची को मेरे हाथों में देने से इनकार कर दिया कि तेरे हाथ तो देख कैसे, यू आर शेकिंग, तो जब उन्होंने वो छोटी बच्ची को मेरे हाथों में देने से इनकार किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। और मैं ये बनना नहीं चाहती, ये मैं नहीं। आई ऑल्सो वॉज एक्सट्रीमली सुसाइडल एट दैट पॉइंट, इन द सेंस कि मेरे को लगता था ये जीवन खत्म करो और आगे चलो, नई शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं पता था भगवान ने एक नई शुरुआत मेरे लिए स्टोर में रखी थी।
बट वेट कर रहे थे वो मेरे लिए। थोड़े और आगे चले तो उसी साल में मैंने अपना जॉब छोड़ के मैंने फुल टाइम रिकवरी परस्यू करी। और उस वक्त के बाद से मैं जॉब में नहीं कर पाई हूँ। मैं कुछ और करती हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू गेट बैक टू फुल टाइम वर्क। शराब के साथ स्ट्रगल करते करते मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा बिफोर आई फाउंड माई फर्स्ट सोबर डे। बीच में 1-2 महीने सोबर रह लेती थी, रिहैब भी गई थी, बट कुछ खास मदद नहीं हुई सिवाय एक रिहैब के जहाँ पे मुझे अल्कोहलिज्म की पूरी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पता चली। और बहुत मतलब जो उन काउंसलर्स ने मुझे मदद करी, प्रोफेशनल काउंसलर्स थे वो, जो उन्होंने मदद करी मुझे अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से शराब ने मेरे ऊपर कब्जा किया है और किस किस रूप में है, वो मुझे आज भी याद है। उसकी उस वक्त जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो नोट्स मैं आज भी यूज करती हूँ। उसके बाद सोब्राइटी मिली, और सोब्राइटी में जैसे ही 2-4 महीने बीते तो ऐसे लगने लग गया कि मैं तो जानती हूँ सब कुछ, मुझे तो सब पता है। और 6 या 7 महीने में सोबर थी जब मुझे बोला गया कि अरे आप चलिए, आप तो अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं। तो मैं 6 मंथ्स या 7 मंथ्स सोबर थी जब मुझे फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में ले जाया गया। एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल फीलिंग। एक क्लास, स्टूडेंट्स की तकरीबन 150 स्टूडेंट्स एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं और हम वक्ता हैं, और उनके सामने खड़े होकर के हमें बताना है अल्कोहलिज्म के बारे में, उनको सचेत करना है और सोल्यूशन बताना है। मैंने वो किया। पावर वॉज वेरी वेरी इंटॉक्सिकेटिंग। और अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद में, एक क्योंकि ज्यादा विमेन नहीं जाते थे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, आदमी ही जाते थे, तो एक डिमांड सी भी थी कि अरे विमेन इन अवेयरनेस तो बहुत कम है, आप चलिए आप चलिए। और मैंने वो अवेयरनेस का काम बहुत किया, बहुत सारे कॉलेजेस में रेगुलरली वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग जाते थे। और हम लोग अलग अलग क्लासरूम्स में, एक ही कॉलेज में पूरे क्लासरूम्स में हम लोग को जा करके अल्कोहलिज्म के बारे में बात करने को मिलता था। मुझे लगा कि मैं बहुत कोई कारनामा कर रही हूँ, मैं लोगों को हीलिंग का मैसेज दे रही हूँ। ये करते करते 7 साल बीत गए, और 7 सालों में मैंने अपने ऊपर काफी काम किया, स्पॉन्सर के साथ अपने स्टेप्स किए। लेकिन मुझे यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दूसरे लोगों के साथ काम कर, और सही था कि वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। अच्छा हुआ कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, मैं सिर्फ जाकर के बात करती थी। 7वें साल में मैंने दूसरे लोगों के साथ काम करना शुरू किया, और जब देखा कि मुझे कितना नहीं आता, कुछ पता नहीं है, तब ताज्जुब हुआ। इसी दौरान मुझे दूसरा एक जो प्रोग्राम है उसका मैसेज मिला। वो भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम कर रही थी जिसमें किसी और को हेल्प करने के लिए मुझे एक मैनुअल के थ्रू जाना पड़ा। कि वो लोग जो अ, जो थोड़े से टूटे हुए परिवारों से आते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अ, मारपीट के चैलेंजेस हो सकते हैं, अगर अल्कोहल ना भी हो तो भी दूसरे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होना, या बहुत ही ज्यादा अनुशासन प्रिय होना, लोगों का, मम्मी पापा का बीमार रहना ज्यादा टाइम। ये सब चीजें भी जो हैं, ऐसे लोगों परिवारों से जो आते हैं, खासकर विमेन हु हैव अंडरगॉन सेक्सुअल अब्यूज, जिनके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या किसी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज हुआ है ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग अप ईयर्स, ऐसी औरतें जब रिकवरी में आती हैं तो 2 या 3 साल के बाद में उनको हमें इस प्रोग्राम, दूसरा जो मेरा प्रोग्राम है उसमें भेजना चाहिए। और जब मुझे मैंने उस किसी और की मदद करने के लिए जब वो मैसेज पढ़ा कि ये होता क्या है, तो मेरी होश उड़ गए, क्योंकि वो सब चीजें जो वहां मेंशन थी वो मुझ में थी। और तब मुझे पता चला कि ये जो 7 साल मैंने काम किया है अपने ऊपर, ये वाकई में बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें मैंने अपने जो मेरी जो चोट है और जो मेरी सोच जो है, जो बहुत विकृत हो चुकी है, उसको नहीं देखा। मैं तब भी अगर कोई ए में मुझसे बड़ा महसूस होता, या मुझे लगता कि
ये ज्यादा जानकार हैं, तो मैं उनसे डरना शुरू कर देती थी। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता कि मुझे नहीं कुछ आता, उनको ही आता है। और खुश करने के लिए लोगों को मैं सर्विस करती, खुश करने के लिए लोगों को मैं स्पॉन्सर करती। मुझे ना बोलना नहीं आता था। कोई भी मुझे किसी भी वक्त, कोई रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं, कोई 2 बजे कॉल कर रहे हैं, कोई 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, कोई 3 घंटे बात कर रहे हैं, मुझे ना बोलना नहीं आता था। किसी ने डोनेशन मांगी, मैंने फटाफट निकाल के दे देना। और अगर मैं ना बोलती थी तो मेरे मन में एक गिल्ट आती थी कि अरे, मैंने दूसरे की मदद नहीं करी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ चढ़ के आगे चीजें ले लेना, उसके साथ में एक और भी मजा आता था। जब दूसरे लोग अपनी कहानी सुनाते थे ना, या दूसरों को मैं इंस्ट्रक्ट करती थी कि अरे ऐसा करो, वैसा करो अपनी जिंदगी के साथ, तो अंदर ही अंदर कहीं एक ड्रामा एक क्रिएट होता था, और जिसके ना मजे लेती थी मैं। ऊपर से सब सही था, लेकिन अंदर से कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं। फैमिली के साथ में भी, फैमिली ने मुझसे मेरी इनहेरिटेंस के जो जायज चीजें थी वो हटा दी। मैंने कुछ नहीं बोल पाई उनसे, ना कभी अपने लिए खड़ी हो पाई उनके सामने। लेकिन उनके घर में अगर कुछ ड्रामा चल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। ये सब चीजें अपने बारे में अब जब मैं जानती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भगवान किस तरह से अलग अलग टाइम पे, जब आप इमोशनली रेडी होते हैं, जब आप उस चीज को स्वीकारने के लिए रेडी होते हैं, तो मदद उस वक्त आपको उपलब्ध कराते हैं। मैंने ये पाया कि मेरे पिताजी और मेरे माता के द्वारा जो मुझे चोटें पहुंचाई गई थी वो अभी भी कायम थी। ये सही बात है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही सेल्फिश, स्वार्थी रही हूँ। लेकिन मैं स्वार्थी और आत्म केंद्रित बनी कैसे? क्योंकि एज अ चाइल्ड तो मैं बहुत हंसमुख थी, सबके साथ खेलती रहती थी। कुछ ऐसी जीवन की घटनाएं हुई जिन्होंने एक बच्चे के मन में ऐसी धारणाएं जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, एकदम उनको गहरे से बिठा दिया, जिन्हें बदलना बिना मदद के बहुत मुश्किल है। ए ने मुझे सिखाया कि मैं जो भी करती हूँ वो आत्म केंद्रित है, वो अब मेरे स्वार्थ से आता। और ये स्वार्थ को कैसे हटाना है मुझे, ये जो डर है मेरा, ये जाता है मेरे बचपन। जब पिताजी, जो भी मैंने आपको अभी उनकी तस्वीर दिखाई कि वो बहुत ही वॉज, बच्चे को बोलते थे ये करने के लिए, उससे आगे भी उनका एक विकराल रूप, ऐसा रूप जिसमें वो एकदम हैवानी बन जाते थे। और ये रूप उनका कब प्रकट होगा हमें पता नहीं होता था। तो बचपन से एक जो एक्सपेक्टेशन होती थी कि अभी कुछ होने वाला है, अब कुछ होगा। साथ ही साथ मदर की तरफ से कभी ये वैलिडेशन नहीं मिली। रात को कुछ हमारे यहाँ पे बात घटना होती थी, और अगली सुबह हमें बोला जाता था कुछ भी तो नहीं हुआ, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताना है। कुछ चोट लगी है? नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, सब ठीक है। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हो रहा था, मुझे मुझे उसको भी इग्नोर करने को कहा गया। और वो बचपन से एक चीज जो मन में समा गई कि पता नहीं क्या होने वाला है और कोई मेरा ध्यान नहीं रखेगा, उसके चलते मुझमें बहुत सारी खामियां आ गई। जैसे कि फियर, फियर के साथ आया एड्रेनलिन, जो मुझे पता नहीं है कि अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होता था। फियर से आया होर्डिंग, मुझे खाना इकट्ठा करने की एक लत पड़ गई थी। मेरे घर में भी बाकी सबके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे पास कहीं घर में छुपा करके मैं, मूंगफली हो, चॉकलेट हो, टॉफी हो, उस वक्त चॉकलेट नहीं होती थी, टॉफियां होती थी, टॉफी हो, या कहीं कोई मुझे कुछ खाने का कोई पदार्थ मिल जाए तो मैं उसको छुपा के रखती थी कि बाकियों को नहीं बताना है, लेकिन जब भूख लगेगी तो खाना है। मुझ में एक टेकिंग ओवर की भावना आने लगी कि जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, जैसे मेरे घर में अक्सर होता था, तो मैं 6 या 7 साल की उम्र से ही मैंने टेक चार्ज करना शुरू कर दिया था। उस वक्त शुरुआती दिनों में वो टेकिंग चार्ज था क्योंकि कोई और नहीं था करने वाला। मेरी बड़ी बहनें थी, लेकिन वो अपने अपने स्कूल या हॉस्टल्स में थी, और हम लोग तकरीबन बहुत टाइम ऐसा होता था जब मैं अकेली होती थी मम्मी पापा के साथ, या मुझसे एक बड़ी बहन है वो होती थी,
जो कि एक बहुत ही अलग ही स्टोरी है उनकी, और वो अवेलेबल नहीं होती थी। और मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ पे स्टेप इन नहीं करूंगी, कि पापा की बोतल छुपानी हो, या मम्मी को दवाई लगानी हो, या खाना बनाना हो, कि अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। शांति दी, यू आर नॉट ऑडिबल, वेट करते हैं 1 मिनट। यस शांति दी, प्लीज गो अहेड। या ओके, सॉरी, मेरे यहाँ पावर फेलियर हो गया था, तो मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे लॉग इन कर रही हूँ। सो ये एक सेल्फिशनेस की भावना धीरे धीरे और एरियाज में भी आने लगी। जैसे कि स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में अगर मैं प्रिंसिपल को खुश रखूंगी, टीचर्स को खुश रखूंगी, तो मुझे फर्स्ट बेंच पे बिठा के मेरी प्रशंसा होगी, और मुझे और रिसोर्सेज मिलेंगे। तो जैसे क्लास मॉनिटर होता है, उसको सबसे पहले बोलते हैं कि अच्छा, लाइब्रेरी से किताबें ले आओ, तो आई विल गेट द फर्स्ट चॉइस ऑफ पिकिंग द बुक दैट आई वांट। या फिर क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो मुझे दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यही चीज जो स्वार्थी बना है, ये आगे चल करके और बाकी काम में, कॉलेज में, रिलेशनशिप्स में ये झलकने लग गया। इसी तरह से कंपेटिटिवनेस, इंटेलिजेंस भगवान का दिया हुआ था, लेकिन यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से उसको यूज करना है, वो उसकी जो टोन होती थी ना, वो हमेशा आत्म केंद्रित होती थी, कि किस तरह से मैं इसको अपने लिए बेस्ट कर पाऊं। नॉट बिकॉज मैं बेस्ट बनना चाहती थी, बिकॉज मैं सेकंड बेस्ट होने से डरती थी। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मी there is a person, there's a small child which believes it is not worthy of love, it does not deserve to be good, all good things in life happen to other people, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मुझे अपने लिए खुद सब कुछ करना है। एसी में आने के बाद, थर्ड स्टेप करने के बावजूद, अपने आप को सरेंडर करने के बाद, भगवान का प्रेजेंस अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस करने के बाद भी, बहुत समय तक मैं ये कंट्रोल जो है, इसे मैं इस कंट्रोल को छोड़ने में असमर्थ थी, क्योंकि मुझे ये दिखता ही नहीं। कई बार आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि एक कहावत है कि उम्र के साथ साथ जो शीशा है वो धुंधला पड़ जाता है। एक्चुअली शीशा धुंधला नहीं पड़ता, आंख पे पत्ती, आंख पे ओपेसिटी आ जाती है, दिखना कम हो जाता है, लेकिन हमें कांच पे कमी नजर आती है। मुझे सारी दुनिया में कमी नजर आती थी। अगर स्पॉन्सी ने कॉल नहीं किया तो स्पॉन्सी खराब है, अगर स्पॉन्सी को मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो स्पॉन्सी का जो डेडिकेशन है प्रोग्राम में, वो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी आउटवर्ड जो ब्लेमिंग थी, वो बहुत ज्यादा थी। एक्सेप्टेंस ऊपर ऊपर से था, लेकिन अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं था। अंदर से ये होता था, मैं दूसरे को बदल दूंगी तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी, या मेरा तरीका ही करने का सबसे बेस्ट। सो आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉम हर्टिंग टू हीलिंग। ये जो हर्टिंग पार्ट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। काफी लोग हैं जो मीटिंग्स में आते हैं और मीटिंग्स करके उनको लगता है हम प्रोग्राम में हैं। मीटिंग्स प्रोग्राम नहीं है। जब एए का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो इक्का दुक्का मीटिंग्स होती थी। प्रोग्राम है स्टेप वर्क, और स्टेप वर्क में डीप डाइव करनी पड़ती है। ये अगर हम स्टेप वर्क नहीं करें, तो बहुत लोग ड्राई ट्रंक फिनोमिनन में चले जाते हैं, जहां पे ऊपरी सतह पे तो उनकी जिंदगी शराब मुक्त हो जाती है, लेकिन अंदर से उनके जो हम चेंज, तो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, परिवर्तन, वो नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए कई बार उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि इससे अच्छा तो ये पीते रहते तो ही बेटर थे, कम से कम पी के चुप हो जाते थे, पास आउट हो जाते थे, बट अब जब ये होश में रहते हैं तो हमारी जिंदगी खराब हो गई है। और दूसरे लोग होते हैं जो शराब छोड़ने के बाद में थोड़ा बहुत, मेरे जैसे 7 सालों में मैंने सुपरफिशियल चेंजेस किए, वो चेंज करके और हम आगे निकल जाते हैं कि जिंदगी सही सही चल रही है, रिलेटिवली खुश है, लेकिन जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हुई है। मैंने अपने स्पॉन्सर से सीखा है कि कंप्लीट एक्सेप्टेंस इज द की। लेकिन मैं जब खुद को ही जज कर रही हूँ, तो मैं किसी और को कंप्लीट एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकती। जब मैं अपने ऊपर ही जजमेंट में बैठी हूँ कि अरे मैं तो एक गुस्सैल इंसान हूँ,
या मैं एक छोटी नाटी मोटी हूँ, या मुझे आई डोंट डिजर्व ऑफ बीइंग लव्ड, और आई डोंट डिजर्व द बेस्ट दैट देयर इज, या थोड़ा सा एफर्ट कर लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। जब ये सब छोटे मैं अंदर अपने रख के बैठी हूँ, तो मैं अपने आप को जज कर रही हूँ कि तुम इतनी कम हो, तुम इतनी नीच हो, तो मैं दूसरे का एक्सेप्टेंस कैसे कर सकती हूँ? ह्यूमिलिटी इज नॉट अबाउट सेइंग कि मैं तो कुछ नहीं। ह्यूमिलिटी इज अबाउट नोइंग who I am, what I'm worthy of, and what are my value systems. What can I contribute? And also knowing I don't know this. This is not my area of competency. This I cannot do. एक गलत अवधारणा है ह्यूमिलिटी के बारे में। ह्यूमिलिटी मीन्स कि हम दूसरे की सुने, अपनी नहीं करें, या फिर हम अपने आप को ह्यूमिलिएट करें, दूसरों के सामने अपने आप को एकदम नीचा दिखाएं। लेकिन ट्रू ह्यूमिलिटी, आई एम स्लोली रियलाइजिंग, is to know that I am a very loved child of God. I deserve the best in life. I can work and strive towards it. I have a lot of assets. मेरे पास में बहुत सारे गुण हैं जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे में कुछ खामियां भी हैं जो मुझे पीछे रख के उनके ऊपर वर्क करना है, जहां मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी जजमेंट का सामना नहीं कर लेती, तब तक मैं अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं, तब तक मेरे अंदर की जो हर्ट है वो हील नहीं। एंड विदाउट हीलिंग माई ओन हर्ट, आई कैन नॉट हेल्प अनदर फेलो मैन। अपने आप को हील करने के लिए आगे चल के मैंने ए के इतने सारे जो बुक में इतने विजडम है, उनके अंदर और डीप डाइव करी। जब आप डीप डाइव करते हैं, जब आप अपने आप को ट्रूली, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर and you remove the ego, only then things can get better. I'm not saying that we should not help other people, but first person we have to help is ourselves. अगर मुझे आज भी गुस्सा आता है, आज भी मैं कहती हूँ कि मैं फला फला की बातों से ट्रिगर हो गई, या मुझे फियर है लोगों से, मैं किसी मीटिंग में जाने से डरती हूँ, या मैं किसी से मिलने से डरती हूँ। अगर ये सब चीजें, ये नेगेटिव जो भावनाएं हैं, ये मेरे मन के अंदर है, तो इसका मतलब मुझ में एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है। मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग है, और मेरा ईगो इसलिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मैं बहुत तोप चीज हूँ। मेरा ईगो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझ में कोई चीज, कोई हर्ट फीलिंग, कोई चोट है जिसे मुझे निकाल। ये सही है कि जब हम अपनी रिजेंटमेंट की लिस्ट बनाते हैं फोर्थ स्टेप में, तो हमें कहा जाता है हमें उन सब की लिस्ट बनानी है जिनको हम रिजेंट करते हैं, फिर उनके लिए हमें प्रे करना है और हमें उन्हें फॉरगिव करने की कोशिश करें। फॉरगिव करने से पहले एक्सेप्टेंस आता है। आप तभी किसी को फॉरगिव कर सकते हो, आप तभी अपने आप को देख सकते हो कि आपने कैसे रिएक्ट किया, जब आप उनको और अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे। वाइट वॉश करने से चीजें ठीक नहीं होती। अगर सामने वाले के प्रति आपकी कोई रिजेंटमेंट है, और सामने वाले ने आपके प्रति कुछ ऐसा दुष्कार्य किया है, दुर्व्यवहार किया है, अब्यूज करी है, जो कि वाकई में रिजेंटमेंट होल्ड करने लायक है, उसको मैं वाइट वॉश करके नहीं बोल सकती कि मैंने उसको फॉरगिव कर दिया। मैंने रिजेंटमेंट लिखी और उसको फॉरगिव कर दिया। उस रिजेंटमेंट को हटाने के लिए, जो वाकई में किसी दूसरे की वजह से हुई है, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ता। फॉरगिवनेस इतनी आसानी से ना मिलती है, ना दी जाती है। एट अ डीपर लेवल एक और भी चीज होती है मेरे साथ में, वो है कि आई एम एडिक्टेड टू एक्साइटमेंट एंड ड्रामा, नेगेटिव एक्साइटमेंट। तो इसीलिए जो मैंने कहा था कि मुझे जो चटपटी स्टोरीज होती हैं, ये सब बहुत अच्छी लगती। हमारा जो ग्रुप था, और एज अ स्पॉन्सर हम लोगों का एक चीज था कि हमारे बीच में कभी गॉसिप नहीं रहा, हमें दूसरे लोगों के बारे में बात नहीं कर, लेकिन फिर भी मन में वो एक शंका रह ही जाती थी, अच्छा उसने रिलैप्स हो गया, अरे उसने ना ये नहीं किया होगा इसलिए ऐसा हो गया, और हम चार बातें बनाने लग जाते हैं। गॉसिप करना एक बहुत बड़ी एडिक्शन टू
एक्साइटमेंट है, नेगेटिव एक्साइटमेंट। उसी तरह से घर में नोक झोंक में आ, सामने से जाकर के पहल करना, टू incite somebody to do to create a situation, ये भी एक नेगेटिव एक्साइटमेंट है। थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, ऐसे रिस्की चीजें करना जैसे कि बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में प्ले करना, इट्स लाइक गैम्बलिंग। तो जो मेरी शरारती एडिक्शन है वो दूसरे रूपों में परिवर्तित भी हो सकती है, इसका भी मुझे ध्यान रखना। सो माय पॉइंट इज कि हमें कंप्लीटली अपने आप को, हर्टिंग को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और फिर उसको हील करना पड़ता है। हीलिंग के लिए हमें अपनी आइसोलेशन से बाहर निकल के दूसरों से जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मीटिंग में सर्विस करते दूसरों से जुड़ रहे हैं, जब हम दूसरे की बात सुनते हैं बिना उन्हें जज किए, बिना उन्हें एडवाइस किए, तो हम दूसरे के लिए अवेलेबल हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट कर हीलिंग के लिए। और जो कुछ भी करना पड़े हमको, मेरे हिसाब से आप वो कीजिए, बिकॉज हीलिंग जो है वो मल्टी फेसेटेड है। कोई चीज जो आपके अंदर का एक अगर आपके परिवार इस तरह का है जैसा मेरा रहा, तो या आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे मेरे साथ हुई, सेक्सुअल अब्यूज हुआ, हर 2 महीने 2 सालों में हमारा ट्रांसफर हो जाता था। मेरे पिताजी बहुत लिबरल सोच के थे, लेकिन उनकी जो अ, कुछ उनके व्यवहार जो थे वो रूढ़िवादी थे, लेकिन वो लिबरल सोच बताते थे। तो उसको लेके, उसके चलते बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था कि हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। सो ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं व्यवहार की, जैसे मैल अडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न्स या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स, थिंकिंग थिंकिंग बोलते हैं हम, इनको हटाना अपने लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट। हीलिंग में एक और चीज हम करते हैं कि हम अपने वैल्यू सिस्टम्स देख और बिलीव्स को देखते हैं। ये वैल्यू सिस्टम यानी आप किन चीजों को मान्यताएं देते हो, कि सच बोलना, टाइम से आना, या अपने अपना 7 ट्रेडिशन की अपना खर्चा खुद उठाना, या आपको इन चीज की वैल्यू, ये आपके वैल्यू सिस्टम्स हो जाते हैं। और बिलीफ यानी कि जिसका कोई तथ्य सपोर्ट नहीं करता लेकिन हम उसे मानते हैं, जैसे हायर पावर इज अ बिलीफ। तो मेरे लिए जैसे होता था पहले कि 12 बजे या 1 बजे खाना खाना, लंच दोपहर का 1 बजे ही सर्व होना चाहिए। तो इन चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये वैलिड है, और क्या ये आज मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। अगर ये चीजें मायने नहीं रखती हैं या इनकी वजह से मुझे आज प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। बहुत बार अल्कोहलिक्स के साथ में ये भी होता है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, कि दफ्तर में जो मेरी रिलेशनशिप्स थी वो बहुत ही उनमें बहुत ऊंच नीच रहती थी। और ये इसलिए रहती थी क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए था, मैं बहुत ओवर ईगर थी, मैं एक परफेक्शनिस्ट थी। मेरी सोच एक ऑल और नथिंग सोच होती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने इसमें 100% अपना नहीं दिया और सबसे अच्छा नहीं किया, तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। परफेक्शनिज्म यानी एवरीथिंग हैज टू बी डन एब्सोल्युटली परफेक्ट। जब मैं ये सब चीजें करती थी, तो एक सबसे पहली जजमेंट जो थी, जैसा मैं अपना विश्वास आपके सामने रख रही थी, कि सबसे पहली जजमेंट मैं अपनी करती कि मुझे परफेक्ट होना है, कि मुझे हर एक चीज जो है एकदम सही सही करनी है, नहीं तो मैं एकदम खराब हूँ, वैसे भी मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। जब मैं अपने आप को इतना जज करती हूँ, तो कैन यू इमेजिन मैं दूसरों को कैसे जज कर रही थी। मेरा बॉस हैड टू बी अ परफेक्ट बॉस। अगर उसने ऊंची आवाज में मुझसे बात कर ली तो मेरे मन के अंदर तो मातम हो जाता था। और मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे, मैं उनका खून चूस लेती थी, क्योंकि अगर उन्होंने कोई काम मैंने उनको दिया और उन्होंने एकदम परफेक्टली वो काम नहीं किया, तो मैं कहती थी तुम तो एकदम बेकार हो, लाओ ये मुझे, तो मैं खुद कर लूंगी। मुझे, ना मैं खुद टीचेबल थी, ना मुझे कोई सिखा सकता था, नॉर वॉज आई अ गुड टीचर, दूसरे को भी नहीं सिखा सकती थी। यही चीज मैं अपने साथ अपनी स्पॉन्सरशिप में भी लेके आ। मुझे लगता था, मेरा स्पॉन्सर के साथ में तकरीबन 1.5 पौने 2 साल मैंने उनसे बात नहीं करी थी बीच में, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट स्पॉन्सर भी चाहिए और मैं खुद भी एक परफेक्ट स्पॉन्सर बनना चाहती थी। इसलिए मैंने 7 साल किसी और के साथ काम किया ही नहीं। सो दिस परफेक्शनिज्म दैट आई सीक इन माई सेल्फ,
There's also perfectionism that I demand from other people. And when they don't meet my demands, then I judge them and I say, ये तो किसी लायक नहीं है. All or nothing thinking कि या तो तुम प्रोग्राम में हो या तुम प्रोग्राम में नहीं हो. But when I make room in my mental space कि भैया सबका अपना अपना लेवल होता है, सबकी अपनी रेडीनेस होती है, सबकी अपनी बिलीफ सिस्टम्स और प्रथाएं होती हैं, और सबके पीछे एक भगवान है. सब भगवान अलाउ करेंगे तभी रिकवरी आएगी. और रिकवरी के अलग अलग रूप होते हैं. एक जो रूप मैं दिखाती हूँ वही रूप आपका दिखे मुमकिन नहीं है. हम किसी फैक्ट्री में से परफेक्ट निकल के नहीं आ रहे कि हर चीज एक जैसा दिखेगा. बिल्कुल नहीं. हम अलग अलग हैं. हम अलग अलग हैं इसीलिए खूबसूरत हैं, और एक दूसरे में इंटरेस्ट है हमारा. तो ये ऑल और नथिंग थिंकिंग में जब मैं अलाउ करती हूँ कि अरे आई ऑल्सो डोंट हैव टू बी, हमेशा ऐसा ही नहीं होना है, मैं अलग भी हो सकती. इट इज ओके टू बी डिफरेंट टुडे एंड इट इज ओके टू बी डिफरेंट टुमारो. इट इज ओके टू चेंज. जब मैं वो अलाउंस लेके आती हूँ अपने बिहेवियर में, तो मैं दूसरे को भी अलाउ कर सकती हूँ कि ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, आपका करने का तरीका ये है. व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन. इफ देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिलिटी, you might be differently humble than I am. And that acceptance and that openness when it comes, that allows me to truly connect with another person without judging them. अगर मैं अपनी ही सोच के साथ में दूसरे इंसान के ऊपर हावी होती रहूंगी, तो मैं किसी की मदद नहीं कर सकती. और सबसे बुरा मैं जो कर रही हूँ वो अपने साथ कर रही हूँ. बिकॉज आई एम नॉट अलाउिंग अ ट्रू कनेक्शन टू हैव. सो बीइंग टीचेबल, कि मुझे कुछ सिखाया जा सके. अगर मुझे कुछ सिखाया जा सकता है तो ही मैं दूसरे को सिखा सकती हूँ. सो माई स्टाइल ऑफ हेल्पिंग पीपल हैज चेंज्ड बिकॉज मेरा जो एक्सेप्टेंस है अपने प्रति वो जब चेंज हुआ, तो मेरा acceptance of other people has changed. And then comes the part about helping. If I'm still hurting in certain things, अगर मुझे आज भी गुस्सा आता है, आज भी इरिटेशन होती है, आज भी मैं डिप्रेशन और दर्द में चली जाती हूँ, विच इज परफेक्टली ओके. उसके बाद में हीलिंग, अपने आप को उस डिप्रेशन, उस दर्द और उस गुस्से से बाहर निकालना, पूरी तरह से निकालना, खुद को निकालना, एंड देन हेल्पिंग अदर्स. ये जो जर्नी है, इसको करने के लिए बार बार मैंने एक के स्टेप्स बहुत बार किए हुए हैं. मैंने अपनी दूसरी फेलोशिप के स्टेप्स बहुत बार, तीसरी बार कर रही हूँ अब. और इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, दोनों फेलोशिप्स का, वो मुझे लेके आता है टू अ प्लेस वेयर आई हैव कंपैशन एंड लव, फर्स्ट फॉर माई सेल्फ एंड देन फॉर अदर्स. सो दिस इज द जर्नी ऑफ फ्रॉम हर्टिंग टू हीलिंग टू हेल्पिंग. जब मैं ए में आई थी तो मैं बहुत खार खा के आई थी. दुनिया ने, पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था. फैमिली में भी रिजेक्शन थी काफी. हालांकि मेरी फैमिली ने बहुत मदद करी मेरी उस वक्त, और उतनी हर्ट के साथ में आई. फिर मैंने अपनी हर्ट को वाइट वॉश करके एक सुपरफिशियल लेवल में देख लिया कि अच्छा, मैंने दारू पीना बंद कर दिया, अब मैं सेल्फिश नहीं, मैं दूसरों के लिए जी रही हूँ, और मैं दूसरों के साथ इतनी मदद कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए काम कर रही हूँ. और उसके बाद ये जर्नी टू अंडरस्टैंड कि वो सब सुपरफिशियल था भैया, अगर हीलिंग करनी है तो अंदर जाओ. और फिर एक्चुअली बीइंग देयर अवेलेबल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड कंपैशन. एज लॉन्ग एज मेरा कोई स्वार्थ टिका रहता है दूसरे के साथ काम करने या दूसरे की हेल्प करने के लिए, तब तक मैं एक्चुअली में हेल्प नहीं कर रही. और ये स्वार्थ भावना कहाँ से शुरू होती है? ओ, बाय हेल्पिंग अनदर पर्सन. वो शराब शायद पी ले लेकिन मैं सोबर रह जाऊंगी. ये उस भावना से शुरू होती है, ये उस मैसेज से शुरू होती है, जहां मुझे लगता है अच्छा, मेरे पास में अगर 10 स्पॉन्सीज होंगे तो मैं अच्छी स्पॉन्सर हूँ, चलो 20 स्पॉन्सीज कर लेते हैं, चलो 50 कर लेते हैं. नहीं, स्पॉन्सरिंग वन टू वन इज अ गिफ्ट नो बडी एल्स कैन गिव यू. एंड उस गिफ्ट के लिए आपको बैठ के एक्चुअली में यू हैव टू लिसन टू समबडी. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर वर्ल्ड व्यू. वो कितनी चोट खा के कोई इंसान आया है,
और हम एज अ स्पॉन्सर अगर हम उसको दुत्कार देते हैं या डांट देते हैं, तो पहले से जो चोट खा के, लाते खा के, घुसे खा के आया है इंसान, हम उसे और निराश कर देते हैं। Humiliating somebody does not engender humility. हमें truly compassionate way में दूसरे के लिए available रहना पड़ता है. At the same time, I have learned from my experience that I have to be first available to myself. मेरा एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर मुझसे बात करनी है तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज before you call. Let's arrange a mutually convenient time to talk. Why? Because my time is important too, and in order to respect my time, I need to arrange it accordingly, and I respect your time also. So I'm trying to be available to you, but let's have a mutually convenient time. एक और छोटी सी चीज मैं करती हूँ, मैं आई एम नॉट अ नाइट पर्सन. अगर आप बोलेंगे सुबह 5 बजे उठ के एक स्पॉन्सरशिप सेशन करना है, किसी को अपने स्टेप्स करने हैं या कुछ पूछना है, तो मैं 5 बजे कर सकती हूँ. लेकिन अगर मुझे कोई शाम को 5 बजे बोले कि आई वॉन्ट टू डू स्टेप्स, तो मुझसे नहीं हो. मेरी एनर्जीज डिप्लेट हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि रात इज फॉर स्लीपिंग, डे टाइम इज फॉर स्टेइंग अवे. ये मेरे वैल्यू सिस्टम्स हैं, और ये मेरे लिए वर्क करते हैं. ये दीज आर वेरी फंक्शनल वैल्यू सिस्टम्स. आई एम नॉट अननेसेसरली अवेलेबल फॉर डंपिंग. ये मेरा तीसरा रूल है. तो अगर कोई मुझे बार बार आकर के वही अपनी कहानी बता करके वही चीज बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आई एम नॉट अ डंपिंग ग्राउंड. आई एम अ वैल्यूएबल चाइल्ड ऑफ गॉड. आई एम नॉट अ डंपिंग ग्राउंड. अगर आपको सोल्यूशन फोकस, चलो हम काम करते हैं, लेट्स डू दैट, एंड नॉट डू इमोशनल डंपिंग ऑन अनदर पर्सन. आई ऑल्सो लर्न दैट मैं क्राइसिस मैनेजर नहीं हूँ. अगर कोई क्राइसिस में है, तो इट हैज ऑल्सो बिकम वेरी प्रेवलेंट. पहले क्या था, हम लोग छोटे, जैसे बैंगलोर में एक एरिया में ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो लोग होते थे वो अमूमन 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते थे, और क्राइसिस के वक्त पे एक दूसरे के लिए, जो डोमेस्टिक क्राइसिस हो गया, पर्सनल क्राइसिस हो गया, तो उपलब्ध होते थे. लेकिन आई एम नॉट एन इमोशनल क्रच, एंड आई एम नॉट क्राइसिस मैनेजर अवेलेबल टू पीपल टू कॉल मी इन द मिडल ऑफ द नाइट. जो इमोशनल सोब्राइटी अपने साथ, फीलिंग्स के साथ बैठने से मुझे महसूस हुई है, मैं वही दूसरे के लिए विश करती हूँ. और ये छोटी छोटी चीजें हैं विच अलाउ मी टू स्पेस आउट my own recovery and healing, because that is most important. अगर मैं खुद को हील नहीं करूंगी, तो मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकती. खुद वेल रेस्टेड रहना, खुद अपने आप को हेल्दी रखना. आजकल मेरा वेट लेके एक बहुत बड़ा क्राइसिस है मेरे लिए, और अपने आप को हेल्दी करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगी. सो आई हैव टू पुट माई सेल्फ फर्स्ट, which is not being selfish and self-centered. It is understanding very humbly that I have needs which I need to meet before I become available to help somebody else. लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि हम लोग बहुत अनोनिमिटी पे स्ट्रेस देते हैं, और अनोनिमिटी की वजह से मुझे लगता है कि हम ट्रूली लोगों से कनेक्ट नहीं करते. मीटिंग्स में लोग कैमरा स्विच ऑन नहीं करते. कैमरा स्विच ऑन करते हैं तो फोन पे लगे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर उनकी पोजीशन सही नहीं है, प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, मीटिंग में नहीं. और कॉल्स करने के लिए इमोशनल अपीवल हुआ, तो 10 लोगों को कॉल घुमा के, ना टाइम देखा ना कुछ देखा, 10 लोगों को कॉल घुमा करके वी आर डूइंग इमोशनल डंपिंग. बट वी आर नॉट एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद अ कोर ग्रुप ऑफ पीपल टू हील. लोग मीटिंग में जनसंख्या देखते हैं, अरे इस मीटिंग में 100 लोग हैं, ये बहुत अच्छी मीटिंग है. लेकिन जिस मीटिंग में कंसिस्टेंटली 10 लोग हैं, और वो 10 लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल है सपोर्ट सिस्टम के रूप में, और न्यू कमर की रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं, that's a very beautiful and successful group also. So balancing that out by going to big meetings where we see आजकल जो phenomena है of star speakers, versus having a core group where you are absolutely, जिसे मैं बोलती हूँ ना, emotionally
एंड नेकेड टू द अदर पीपल, जहाँ पे लोग आपको वाकई में जानते हैं कि आप कौन हो, नॉट द फेस दैट यू आर पोर्ट्रेइंग। दैट कनेक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, चाहे आप उसे ऑनलाइन करें या आप उसे वन टू वन फेस टू फेस मीटिंग्स में करें। ये कनेक्शन एवरी पर्सन to where to the end of this meeting, I'm here listening to everybody. And that comes from a place of love. It comes from a place of compassion. And मुझसे यही सवाल पिछले हफ्ते भी पूछा गया था कि आप मीटिंग के लिए हैं क्या, और मैं हो सकती थी, बट आई वुड हैव बीन वेरी रश्ड, आई वुड हैव हैड मैं कुछ और भी कर रही होती साथ में, या कोई बैठा होता पास में। पर तो ना बोलना सीखा कि नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ सुधीर भैया, मैं इस हफ्ते नहीं हूँ, पर मैं अगले हफ्ते अपने आप को अवेलेबल कर सकती हूँ। सो व्हेन आई डिड दैट, आई एम जेन्युइनली हियर टुडे, बट आई हैड टू लर्न टू से नो एंड नॉट कि हाँ जी नहीं मैं आ जाऊंगी, सर्विस है, सर्विस के नाम पे आप कुछ भी बोलोगे तो मैं कर लूँ। नहीं, सेटिंग लिमिट्स, हैविंग बाउंड्रीज is very important. मेरे हिसाब से सेल्फ केयर इज व्हाट रियली अलाउज मी टू केयर फॉर अदर पीपल। जब मैं खुद की कदर करती हूँ, खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं दूसरों की कदर करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। विद दैट आई एंड माई शेयरिंग एंड आई humbly dedicate my sharing, my recovery totally to God, and through God I got a sponsor. आज स्पॉन्सर की देन है, उनका टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ मी इज व्हाट हैज कॉज्ड मी टू ट्रांसफॉर्म। ट्रस्ट मी, मैं तो, आप मेरा पुराना सेल्फ नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज आपको जो मैं दिखती हूँ, जो मैं आपके सामने हूँ, उसका उस पुराने व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आज मेरा परिवार से मैंने अपने आप को दूर किया है बिकॉज दे कंटिन्यू टू लिव इन द सिकनेस, और बहुत प्यार से अपने आप को दूर किया है। मैं अवेलेबल हूँ, मेरी बातचीत होती है, लेकिन मैं उनके ड्रामा में शामिल नहीं होती। इट इज नॉट बिकॉज आई एम सेल्फिश, इट इज बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव नेगेटिव एक्साइटमेंट इन माय लाइफ। मेरे को सकारात्मक ऊर्जा चाहिए अपनी लाइफ, और इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुझे डिटैच विद लव करना आया है। सो with this message of truly first healing yourself, अपनी हीलिंग के लिए जो चाहिए आपको कीजिए, और फिर जब आप दूसरे की मदद करते हैं, उसमें अपनी हर्ट को, अपनी विकृत सोच को बीच में ना आने दें। रीच अ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। आई एम नॉट देयर, मैं अभी भी बहुत जजमेंटल हूँ, बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये जर्नी है एक एक दिन की, और मेरी फेलोशिप बहुत बहुत फॉरगिविंग है। मैं इतनी बार पी के आई हूँ, मुझे कभी मना नहीं किया गया। मैं इतनी बार लड़के आई हूँ, मुझे कभी रोका नहीं गया। तो मेरी फेलोशिप बहुत फॉरगिविंग है। फेलोशिप में स्टेप्स और ट्रेडिशंस के साथ में मैं वापस से बैलेंस क्रिएट कर सकती हूँ। आई कैन कीप कमिंग बैक टू दीज रूम्स बिकॉज एवरी डे आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ जस्ट अ लिटिल बिट, and every day I know my fellowship will accept me with open arms, with a lot of love and compassion. Thank you. Thank you for having me here, Serenity Group, and Sudhir Bhaiya for inviting me.